Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारे लेक्चर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक मीन रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की मौजूदगी में अगर चार्ज रेस्ट पर हो और उनका मुताला किया जाए तो उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो यही डेफिनेशंस लिखते हैं। The branch of physics that deals with the study of charge at rest under the action of electric force is called इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टूडेंट दोबारा सुने, फिजिक्स की ये वो ब्रांच होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की मौजूदगी में अगर चार्ज रेस्ट पर हो और उनका मुताले को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब इस डेफिनेशंस के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक चार्ज और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखती है और होल्ड करने की वजह से एटम और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो यही डेफिनेशंस लिखते हैं, the force that holds the positive and negative charges and make up of the atoms and molecules. Molecules is called electric force। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में होल्ड करती है और बदले में हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उन्हें हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब बच्चों, आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखी है, हमारी बॉडी भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। तो इसका मतलब ये है हमारी बॉडी की जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगी। दोबारा सुने, हमारी बॉडी एटम से मिलकर बनती है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, और जो हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही है। अब बच्चे चार्ज पढ़ते हैं।
चार्ज होती क्या है? चार्ज किसी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो बच्चे यही लिखते हैं, द इंट्रिंसिक का मतलब है फंडामेंटल, बुनियादी। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर that produce the electric and magnetic effect. Electric and magnetic effect. Effect is called चार्ज। तो उसको हम क्या कहेंगे? चार्ज कहते हैं। दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स, ये वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या तो वो अट्रैक्ट होती हो या तो वो रिपेल होती हो किसी दूसरी बॉडी की वजह से, उन्हें हम चार्ज कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, तो आपने ये करनी है। तो स्टूडेंट्स, चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और दूसरा इसका यूनिट कूलम होता है, SI यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसका क्या होगा? कूलम होगा, जिसको बच्चे हम C से डिनोट करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो बच्चे, चार्ज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं बेटा ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज। द सेकंड विल बी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, जो सिमिलर चार्ज होते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, वो रिपेल होते हैं, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही पॉइंट लिखते हैं, सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज, चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। समझाता हूँ। फर्ज करो बच्चों, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इनको एक दूसरे के करीब लेकर आता हूँ, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स जो होगी वो हमारा रिपल्सिव फोर्स होती है। और इसी तरह जब मैं नेगेटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज को मैं करीब करीब लेकर आऊँगा, तो यहाँ पे भी बच्चे जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? रिपल्सिव फोर्स। अब स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट ये है, पहले लाइक, अब अनलाइक चार्ज। अब अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यही पॉइंट लिखते हैं, अनलाइक चार्जेस
आर attracted to each other, to each other. इधर थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लेना, ईच अदर। समझाता हूँ बच्चों, फर्ज करें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब जब मैं इन दोनों को करीब लेके आऊँगा तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और जो नेगेटिव चार्ज है ये अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स कि ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अब बच्चे फोर्थ पॉइंट ये है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। या आप ये कह सकते हैं, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी और दूसरे नंबर पर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी। तो यही इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं जो फोर्थ के अंदर। जब बेटा चार्ज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्ज करें बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो उस वक्त बच्चे को इस चार्ज के राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी फॉर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी। अब फिफ्थ पॉइंट, अगर चार्ज रेस्ट पर हो, अगर चार्ज रेस्ट पर होता है मींस के उसके वेलोसिटी जीरो होती है, तो उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट करेगा। तो मींस इसके ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट करेगी वहाँ के। फर्ज करें ये हमारे पास बच्चों चार्ज है, तो इधर आप ये यहाँ पे मूव करवा दें। जब चार्ज, फर्ज करें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज रेस्ट पर है, इट मींस इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी। तो स्टूडेंट्स जो 6 पॉइंट है वो क्या है, वो ये है, अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है मींस कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो उस वक्त तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी उधर, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इमिट करेगा। दोबारा सुन ले, तो स्टूडेंट दोबारा सुन ले, अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इसका मतलब ये है अगर चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा और तीसरी क्या चीज़ करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। तो यही पॉइंट लिखते हैं। फर्ज करें बच्चे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी मींस के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगा मींस के वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये भी लिख दो, वी वेरिएबल वेलोसिटी। तो जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है इट मींस कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता है, तो वहां पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी और थर्ड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ऊपर लिख देता हूँ रेडिएशन।
तो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल्स करती हैं। तो इसकी जो बच्चे एग्जांपल है वो हमारे पास एक्सरेज हो गया, लाइट हो गई और गैमा रेडिएशंस होते हैं। वो तमाम की तमाम क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी। अब हम सोर्स ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप ये पढ़कर भी आए हैं कि हमारे पास जो एटम्स होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। एटम्स पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हमारे पास फर्ज करें बच्चों एटम है, ये वाला एटम है। अब एटम कौन सा पार्टिकल होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर्स ऑफ, पहले क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स फर्ज करिए हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऑर्बिट के अंदर जो मूव कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिस पर बच्चे नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। चलो लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। अब इसकी हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज कब होता है और नेगेटिव चार्ज कब होता है। जब बच्चों फर्ज करिए हमारे पास एक एटम है। अब इस एटम से मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूंगा किसी मेथड के ज़रिए से, कोई भी मेथड के ज़रिए से, तो इस पर जो बिहाइंड जो चार्ज होता है एटम्स पर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जब इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है तो इसका जो एटम का मास है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मास क्या हो जाएगा बच्चों? मास डिक्रीज। मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो ये एटम है, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। जब किसी मेथड के ज़रिए से मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर बच्चे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एटम का मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहां पर प्रोटॉन की तादाद जो होगी वो ग्रेटर होगी इलेक्ट्रॉन से। सही हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मैं एटम्स के अंदर लेकर आता हूं तो एटम पर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो जाएंगे प्रोटॉन से। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। अब हम बच्चे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बिटवीन रिलेशंस क्या होते हैं? चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि इसका जो रिवर्स होता है
वो ट्रू नहीं होता। वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट charge cannot be exist without mass, but reverse is not true। जो इसका रिवर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है। बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो मास होता है वो चार्जेस के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब मास बनता किससे है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है। आपने डेफिनेशंस में ही पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से बेटा एटम और मॉलिक्यूल बनते हैं। एटम और मॉलिक्यूल बनने से मास बनता है, किसी भी बॉडी का मास बनता है। लेकिन ये जो रिवर्स प्रोसेस है ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है, कोई अगर बॉडी न्यूट्रल भी तो हो सकती है ना, बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, ठीक है, उस पर चार्ज नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये जो एटम था, सोर्स वाला एटम, ये वाला, अब ये एटम बेटा न्यूट्रल था ना शुरू के अंदर, ये मैंने आपको मैंने समझाया, ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना तो उस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज था ना तो नेगेटिव था, सही, लेकिन इक्वल नंबर में मौजूद था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिवर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है। हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी बॉडी का चार्ज कांस्टेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडी का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट हो तो उन्हें हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल ये है, फर्ज करें हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम चार्जेस लेते हैं। फर्ज करें ये वाला जो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 कॉलम है, और ये वाला जो चार्ज है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 4 कॉलम है। अब जो थर्ड जो चार्ज है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो -2 है। इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना बनेगा? तो स्टूडेंट देखो, बिफोर कितना बनेगा बच्चों? 2, 2, 4 और -2। तो बच्चे ये -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बेटा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये था बिफोर। अब बच्चे मैं इस सिस्टम को मैं हिलाता हूँ तो मीन्स के इस सिस्टम पर मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, तो फिर मैं इस पर क्या देखूंगा? फर्ज करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे बच्चों 1 कॉलम बन जाएगा। अब थर्ड पे क्योंकि ये कंजर्वेशन है, मीन्स के कांस्टेंट चार्ज होगा, बॉडी को मैंने हिलाया, लेकिन जो थर्ड जो चार्ज होगा तो उस पर मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 2, 1, तो यहाँ पे बच्चे 1 होगा। तो यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी। तो इस सिस्टम पे भी बच्चे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? 4 होगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप ये भी लिख दो यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे आफ्टर। बिफोर और आफ्टर। अब बच्चे हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन मीन फिक्स्ड अमाउंट।
फिक्स्ड अमाउंट, इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड होता है। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला बताता हूँ। Q इज इक्वल टू NE। Q मीन्स चार्ज ऑन बॉडी और N का मतलब होता है नंबर, यहाँ पे बच्चे क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। जो किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो बच्चों किस तरह एग्जिस्ट करेगा, तो वो पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करेगा और नेगेटिव में भी। किसी बॉडी का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव में। बताता हूँ बच्चों, फिक्स्ड 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम और आफ्टर सोन। और इसी तरह बेटा नेगेटिव कूलम, नेगेटिव 1 कूलम, नेगेटिव 2 कूलम, नेगेटिव 3 कूलम और आफ्टर सोन। इसका मतलब ये है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इस बॉडी पर जो चार्ज होगा मीन्स के पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 कॉलम भी हो सकता है, 3 कॉलम भी हो सकता है और इसी तरह आफ्टर सोन। और जब इसी एटम को मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो -1 कॉलम भी हो सकता है, -2 कॉलम भी हो सकता है, -3 कॉलम भी हो सकता है आफ्टर सोन। इसका मतलब ये है किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये भी लिख सकता हूँ, किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब बच्चों एक बात और याद रखो स्टूडेंट्स, किसी बॉडी पे ये चार्ज नहीं हो सकता 3.5 हो, 3.2, 3.5 इस तरह। मीन्स के फ्रैक्शंस के अंदर नहीं हो सकता, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड कौन सा, ये फिक्स्ड नहीं है 3.2, 3.5, ये फ्रैक्शंस के अंदर है। फिक्स्ड कब होगा, बॉडी पर चार्ज बच्चों -1 कॉलम भी हो सकता है, -1c भी हो सकता है, पॉजिटिव 1c भी हो सकता है। इट मीन्स उस पर बॉडी पर इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज। अब लास्ट के अंदर हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जेस। चार्ज के बच्चे 2 मेथड होते हैं, एक हमारे पास होता है बाय फ्रिक्शन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है इंडक्शन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड। बाय फ्रिक्शन मेथड। तो स्टूडेंट फ्रिक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, जब 2 बॉडी को मैं आपस में रब करता हूँ, रब होने की वजह से तो उन दोनों बॉडी पर चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र होने की वजह से उन दोनों बॉडी पर क्या आ जाएगा बच्चों, चार्ज आ जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया। और दूसरा मेथड होता है इंडक्शन मेथड, ये आप क्लास 9 में पढ़ के आई हैं। बाय इंडक्शन मेथड समझाता हूँ आपको बच्चों। फर्ज करो ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड पर बच्चे पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इस रॉड को न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके जाता हूँ, अब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब जैसे ही इसको मैं पॉजिटिव रॉड को करीब लेके आऊँगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब
इसके जो बैक साइड पे है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे 5। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, अब मैं इसको बच्चे ग्राउंड कर दूंगा। जब मैं इस बॉडी को नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव रॉड हो गया ये जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बच्चे मैं इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। तो ग्राउंड होंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ये सारे के सारे चले जाएंगे और बिहाइंड क्या बच जाएगा बच्चे, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब मैं इस ग्राउंड को भी मैं रिमूव करता हूँ तो हमारी बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारी बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज़।